हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। गाइस ओके, ये टॉपिक नंबर 2 है गाइस। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स बना चुका हूँ गाइस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर। टॉपिक नंबर 1 के गाइस 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं गाइस। यदि गाइस किसी ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, वो उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके गाइस, बात करते हैं गाइस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की ऑन प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है गाइस? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी गाइस? कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी आपने डिस्कस की थी गाइस, आपसे मैंने वो डिस्कस ये की थी गाइस कि कोई 2 इवेंट थे ए और बी जो कि एक एसोसिएटेड थे एक सेम सैंपल स्पेस से। ओके गाइस, जिसमें से एक इवेंट हैज़ अकर्ड। यदि ये वाला इवेंट अकर्ड हो गया था तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे, ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने ये डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं गाइस आपसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। गाइस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहते हैं गाइस? इसमें ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि इसमें ए और बी 2 को इवेंट होते हैं जो कि एक एसोसिएटेड होते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से गाइस। और ये क्या कह रहा है गाइस, इसमें दोनों के अकर होने की, दोनों के इवेंटों की अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी गाइस। ओके, तो यानी आपको ए और बी जब दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन यूज होता है कि बोथ अकर्ड। ठीक है ना, बोथ अकर्ड। यदि दोनों के गेट होने की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइस, तो मैं यूज करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ध्यान देंगे गाइस इस पर, जब दोनों के अकर होने की हमें प्रोबेबिलिटी गेट करनी होती है तो गाइस ऐसा हुआ होगा कि यदि ए इवेंट हो चुका, सपोज दैट पहला ए इवेंट हो गया, तो ए के अकर्ड होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी गाइस मुझे? ए की। ओके, समझ में आ गई होगी गाइस कि यदि ए अकर्ड हो चुका हो तो ए के अकर होने पर मुझे बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइस। किसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी है गाइस? बी की प्रोबेबिलिटी। ओके गाइस, या ऐसा हुआ होगा कि बी पहले हो चुका होगा यानी बी के अकर्ड हो गया। यदि बी अकर्ड हो गया तो बी के अकर होने पर किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी गाइस मुझे? कंडीशनल ए की। तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक के होने पर दूसरे की जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी जाती थी तो वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता था। वहां पर किसका यूज किया जाता था गाइस? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी गाइस। यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक तो ठीक है गाइस। तो यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस इस बात को, क्योंकि आपको इस बार जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ऑन प्रोबेबिलिटी पर गाइस, उसने ये बात समझाई है कि 2 इवेंट जो कि अकर्ड होंगे, ठीक है ना, दोनों के दोनों इवेंट के अकर्ड होने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं गाइस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में गाइस। ओके, तो इसमें 2 एक केस बनते हैं, या तो शुरू में ए हो गया होगा तो ए के होने पर बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि एक हो गया और दूसरे की निकालनी है तो वहां पे क्या लगता है? कंडीशनल। आगे होगी याद, क्योंकि यहाँ पे एक तो हो चुका, इसके होने पर इसकी प्रोबेबिलिटी इट मीन्स कंडीशनल। ये हो गया, इसके होने पर इसका मतलब कंडीशनल। आई होप अब बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस। क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या गेट करें गाइस? दोनों इवेंटों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। ओके गाइस, चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, इसे समझते हैं और बेहतर तरीके से। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड। उसने कहा मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर जब मैंने एक ड्रॉ किया हुआ एक डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉज फ्रॉम ए वेल सफल डेक। यानी मैंने एक कार्ड क्या करे, एक के बाद एक 2 कार्ड ड्रॉ किए, वो भी डायमंड के। किसके कार्ड के ड्रॉन? डायमंड के। फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ ए कार्ड्स इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। यानी आपने 2 कार्ड ड्रॉन किए, एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा जैसे आपने पहला कार्ड निकाला तो पहले कार्ड निकाल कर दोबारा नहीं रखना, इज नॉट रिप्लेस्ड। आगे होगी बात समझ में? क्या कहा जिसने? इज नॉट रिप्लेस्ड लिखा हुआ है, कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। आपको रिप्लेस नहीं करना, यानी जो एक कार्ड निकाल लिया है तो वो निकल ही गया है। ओके, यानी वो कार्ड एक कम हो जाएगा।
आई होप ये बात क्लियर होगी गाइज। तो आपने कितने कार्ड निकालने गाइज? 2 कार्ड निकालने, ठीक है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। तो 2 इवेंट हो गए गाइज आपके पास। पहला इवेंट ए क्या है भाई? आपने फर्स्ट ड्रॉ पे फर्स्ट डायमंड कार्ड निकाला, तो आ डायमंड कार्ड इन फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट ड्रॉ, ओके गाइज। एंड बी जो आप यूज करेंगे गाइज, अ डायमंड कार्ड इन अ सेकंड ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ में पहला एक इवेंट डायमंड कार्ड गेट हुआ है, सेकंड ड्रॉ में दूसरा डायमंड कार्ड ड्रॉ हो गया। तो गाइस उसने कहा कि दोनों जो तुमने 2 के 2 कार्ड निकाले ना, उन दोनों के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी गेट करनी मुझे। तो 2 कार्ड निकाले, तो दोनों की पूछ ली उसने आपसे, एक की नहीं कही है उसने, ठीक है ना, किसी का दोनों के। उसने लिखा है शुरू में लाइन में, देखो क्या लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉज। यानी वो आपके कार्ड में से क्या कर रहा है कि 2 कार्ड डायमंड के निकाले, जो निकाले ना डायमंड के कार्ड, उन दोनों कार्डों के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, यानी दोनों इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। जब दोनों इवेंटों के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी तो कैसे निकालेंगे, समझना बहुत ध्यान से बेसिकली पॉइंट को। दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझना इस पॉइंट को। गाइस पहला कार्ड निकाल रहा हूँ मैं डायमंड का। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं गाइस? 52, आई होप। उसमें डायमंड का एक कार्ड निकाला है, टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13, तो 13/52। पहला केस तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जब मैं एक कार्ड ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो भी डायमंड का, तो डायमंड के कार्ड क्या हो गए? मेरा फेवरेबल हो गया। और टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं गाइस? 13 ही हो गया, ओके गाइस। ऑल पॉसिबल आउटकम कितने गाइस? 52, तो कितना हो गया? 13/52। एक डायमंड कार्ड निकाल चुके। अब ये बताओ आपके पास अब डायमंड कार्ड कितने रह गए गाइस? 12। तो जब एक बात बताओ, एक कार्ड निकल चुका था क्योंकि लिखा ना इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी जो निकाल लिया रखना नहीं है, मना कर दिया उसने गाइस आपको। तो इट मीन्स जब आपने एक कार्ड ड्रॉ कर दिया तो 52 में भी से तो कम होगा एक कार्ड, तो 52 में से एक कार्ड कम कर दो, कितने रह गए? 51। जो कार्ड कम हुआ है वो किसका हुआ है गाइस? डायमंड का कम हुआ है। डायमंड कितने थे गाइस? 13। अब कितने रह गए गाइस? 12। तो कितना आ गया? 12/51। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, क्योंकि पहला एक इवेंट हो चुका, इसके होने पर आपने दूसरा कार्ड ड्रॉन किया है। आगे बस में एक हो गया, एक के होने पर दूसरे कार्ड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/51, क्योंकि आई होप आपको फॉर्मूला दिख रहा है क्या चलिए प्रोडक्ट। गाइस आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके गाइस, तो इस तरह से आप इसे गेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात गाइस? या आप इसे फॉर्मूले में लिख के दिखा सकते हैं अलग अलग। कैसे गाइस अलग अलग लिख सकते हैं कि भाई पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख के दिखा दो, कितना आ गया? 13/52। ए हो चुका है, ए के होने के बाद आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बी की। क्या लिख लो? 12/51। फिर उसके बाद क्योंकि दोनों के अकर होने की पूछी थी तो फॉर्मूले में चिपका दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसमें चिपका दो। बात वही है, मैंने भी वही की है, आपको मैंने यहाँ डायरेक्ट समझाया, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से, ठीक है गाइस? तो एज योर चॉइस। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। उसने 2 कार्ड ड्रॉ करने थे, दोनों कार्ड डायमंड के ड्रॉ करने थे, कंसेक्यूटिव ड्रॉ किए गए थे, बट नॉट रिप्लेस वाला केस था गाइस, जिसमें से कि मैंने पहले कार्ड को ड्रॉ किया जो कि डायमंड का था, तो डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो पहले कार्ड की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 13/52। जैसे मैं एक कार्ड निकाल चुका हूँ, दूसरे दोबारा रिप्लेस नहीं करना, तो इसका मतलब एक कार्ड कम हो जाएगा। एक कार्ड कम हो गया तो इसका मतलब कितने रह गए? 12 डायमंड के, तो पूरे ओवरऑल में से भी एक कम होगा, कितने रह गए? 51। तो गाइस कितना आ गया? 12/51। प्रोडक्ट क्लियर होगी कैसा है यहाँ पे? ओके गाइस, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, डू योर सेल्फ। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या करती है? दोनों इवेंटों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछती है। ओके गाइस, चलते हैं अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जब आपके पास 2 इवेंट्स थे तो आपने आई होप ये फॉर्मूला सीखा था कि दोनों के अकर होने की यदि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं तो एक के अकर हो गया, यदि कोई एक अकर हो गया तो दूसरे की हम लोग क्या गेट करते थे? कंडीशनल। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मूले को ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ हो,
आ रही ना बात समझ में? पर जो थोड़ा सा रीड करने का हमारा जो व्यू था वो चेंज हो गया है। अब आगे बात समझ में? ओके गाइस, तो अब बात कर रहे हैं कि जब आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट हो जाए गाइस, जब आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट हो तो उस टाइम पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे गाइस? लेट्स सी। देखिए गाइस, जब आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट आ जाते हैं तो उस कंडीशन पे तीनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए बी सी बी द 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, तो तीनों के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस? समझेंगे। पहला इवेंट हुआ होगा, सपोज दैट पहला इवेंट हो गया, पहले इवेंट होने के बाद दूसरे वाला इवेंट होना है, तो दूसरा इवेंट कब हुआ होगा? जब पहले वाला इवेंट हो चुका होगा। तो ए के अकर्ड होने पर बी की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल। अब तीसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी मुझे, तीसरा कब होगा? तीसरा तभी तो हो पाएगा जब ये दोनों क्या हो चुके होंगे गाइज? गाइज ये तीसरा देखो, ये कब अकर्ड होगा? सी कब मिलेगा आपको? सी की प्रोबेबिलिटी कब फाइंड होगी? जब ए और बी दोनों के दोनों इवेंट क्या हो चुके होंगे गाइज? अकर्ड हो चुके होंगे। तो यानी सी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? इसकी प्रोबेबिलिटी कब निकलेगी? जब ये दोनों अकर्ड हो चुके हों। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कब? जब ए और बी दोनों अकर्ड हो चुके हों। आगे बात समझ गाइस? तो इस तरह से 3 आए, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हो। एज योर चॉइस, इसमें से किसी को भी आप ले सकते हो पहले में। तो पॉइंट समझ में आ गया भाई? पहला वाला इवेंट अकर्ड हुआ होगा, दूसरे वाला इवेंट में पहले वाला क्या हो चुका? जब अकर्ड हो चुका तो दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तीसरे वाला कब अकर्ड हुआ होगा? जब दोनों पहले वाले क्या हो चुके होंगे? अकर्ड हो चुके होंगे। ओके गाइस, आई होप अब यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी गाइस। यदि इसी तरह से आपको 4 पॉइंट दे देता, 4 इवेंट, कैसे करते? सेम वही प्रोसेस। पहले वाला अकर्ड हो चुका है, यदि पहला हो गया तो पहले के होने पर दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी B/A। तीसरे की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है दोनों अकर्ड हो चुके तो इसकी प्रोबेबिलिटी। फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी जब इसके पीछे के तीनों कंडीशन क्या हो चुकी हो? कंप्लीट हो चुकी हो, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो गाइस, जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट आ जाए और उनके इवेंटों के एक साथ अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी पूछता हो गाइस, क्या पूछता हो? एक साथ अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो आई होप तब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या कंडीशन को फॉलो करने वाले हैं गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं गाइस। देखिए गाइस, उसने लिखा गाइस 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। कितने कार्ड ड्रॉन किए जा रहे हैं गाइस? 3 कार्ड्स। अब 2 कार्ड नहीं है, कितने कार्ड है? 3 कार्ड्स है। सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। गाइस ये कहना चाह रहा है आपको कि जो आपके पास जो कार्ड है उन 52 कार्ड में से 3 कार्ड्स सक्सेसफुली निकाले जा रहे हैं पर विदाउट रिप्लेसमेंट। जब ये विदाउट रिप्लेसमेंट के कार्ड हैं तो गाइस क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड, जो शुरू के 2 कार्ड्स हैं, वे 2 कार्ड्स कैसे हैं गाइस? किंग के हैं। फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड आर ड्रॉन इज एन एस। उन्होंने कहा जो पहले 2 कार्ड निकालने हैं वो तो निकालने हैं आपको किंग के, और जो थर्ड कार्ड निकालना है वो निकालना है एस का गाइस। ओके, तो यानी 3 कंडीशन होगी, क्योंकि कंडीशनल कितने कार्ड निकाले थे? 3, और 3 के होने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछ ली। आ रही होगी बात समझ? स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसने प्रोबेबिलिटी भी किसकी पूछी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स किंग, थर्ड कार्ड एस। आई होप अब बात आपको समझ में आ गई होगी। जितने कार्ड निकाले थे उतने ही कार्ड के उसने होने की क्या पूछ लिया आपसे? प्रोबेबिलिटी पूछ ली गाइस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी तीनों के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, इट मींस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम गाइस। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात है आपको। ओके गाइस, तो ध्यान से समझेंगे गाइस क्या प्रोसेस है। 3 इवेंट बनाइए ए, पहला इवेंट ए है जिसमें आप ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट कार्ड king, drawn a second card a king and drawn a third card। जो आप थर्ड कार्ड ड्रॉन करेंगे वो एस का करेंगे, एन एस। ओके गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर होगी होगी। तो गाइस एक बात होती है, तीनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी उसने मेरे से, तीनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो गाइस समझेंगे ए, बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन अकर्ड के लिए। ओके, तो गाइज एक बात बताओ,
टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। मैं पहला कार्ड निकालने गया, क्या निकालना है, किंग निकालना है। किंग कितने होते हैं गाइस, 4 होते हैं। तो गाइस पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई किंग के होने की, 4/52। बात समझ में आ गई होगी गाइस। दूसरा कार्ड निकालने गए, वो भी किंग, पर उसने क्या कहा था, विदाउट रिप्लेसमेंट, यदि निकाल लिया ना तो रखना नहीं है, मना कर दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट। जो कार्ड आपने निकाल लिया उसको दोबारा रखने नहीं जाएंगे बाप, ठीक है ना। जो निकल गया वो निकल गया। तो ऑब्वियसली एक कार्ड कम हो गया किंग का, और पूरे में से भी क्या हो गया, एक कार्ड कम हो गया। तो पूरे कार्ड कितने थे 52, कंप्लीट कार्ड कितने थे 52, उसमें से एक कार्ड क्या कर दीजिए कम, तो कितने कार्ड रह गए 51। अब उसमें से मैं दूसरा कार्ड भी किसका निकाल रहा हूं, किंग का। एक किंग निकल चुका, अब कितने किंग रह गए आपके पास, 3 किंग। तो कितनी आ गई इसकी दूसरे वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी, 3/51। आई होप यहाँ बात क्लियर हो गई होगी आपको गाइस। अब आप चले थर्ड कार्ड निकालने। गाइस थर्ड कार्ड किस चीज़ का आपके पास, एस का है। एस कितने होते हैं गाइस आपके पास, टोटल 52 कार्ड्स में से 4। तो एक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/50। बात समझ में आ गई, 50 क्यों, क्योंकि 2 कार्ड निकल चुके हैं। जब 2 कार्ड निकल चुके तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ होगा। टोटल कार्ड कितने थे गाइस, 52 में से 2 कार्ड निकल चुके हैं आपके पास। तो कितने कार्ड रह गए गाइस अब आपके पास, 50। तो एस होने की प्रोबेबिलिटी 4/50। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई गाइस। तो इन सबकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। वही किया है जो ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा है, ये तो फॉर्मूला है, मैं करता हूँ लॉजिक के केसेस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस कि हमने कैसे किया है। तो ये बात क्लियर है गाइस, ओके। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम गाइस, ओके गाइस। अब बात करते हैं गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, ओके गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट इवेंट। गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट में आपका जो प्रोसेस होता है गाइस वो क्या होता है, देखिए गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट में कोई एक ऐसा इवेंट जिसके ऑक्यूरेंस एंड नॉन ऑक्यूरेंस दूसरे वाले इवेंट के ऑक्यूरेंस एंड नॉन ऑक्यूरेंस से कोई अफेक्ट ना हो, डज नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना, डज नॉट अफेक्ट, तो उस केस को कॉल करते हैं गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी गाइस। एक ऐसे इवेंट जिसके ऑक्यूरेंस एंड नॉन ऑक्यूरेंस, किसी घटित होना और नॉन घटित होना, ठीक है ना, ओके गाइस। इंडिपेंडेंट इवेंट में गाइस किसी के ऑक्यूरेंस होना और साथ में ये नॉन ऑक्यूरेंस का जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट के ऑक्यूरेंस एंड नॉन ऑक्यूरेंस के साथ डज नॉट अफेक्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन को हम गाइस बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी एक इवेंट से दूसरे वाले इवेंट पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, तो डज नॉट अफेक्ट हो, तो उसे कॉल करते हैं आप लोग गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट। इट मीन्स गाइस यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनली गेट करूं, भाई ये हो चुका था, इसके होने पर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, तो आई होप गाइस आप ये लगा दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। ये तब अप्लाई करते थे गाइस आप जब इसके होने पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, यानी ये जब एक इवेंट दूसरे इवेंट से अफेक्टेड हो रहा होगा, ये तब निकालते थे आप लोग, ओके गाइस। यानी जब एक इवेंट हो चुका हो उसके होने पर दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ओके, यानी कहीं ना कहीं अफेक्टेड थी। बट इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कह रहा है गाइस, यदि आप कंडीशनल गेट कर रहे हैं तो कह रहा है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए, ठीक है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस। इट मीन्स पी एक कंडीशनल बी लिखा, भाई बी हो चुका तो हो जाने दे, मुझे किसकी निकालनी, ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूंगा मैं। भाई शुरू में कोई बी हो गया, बी के होने पर मुझे ए की निकालनी, पर तुमने एक लिंक समझ लिया कि उन दो इवेंटों के बीच में कि यदि एक इवेंट ऑक्यूरेंस नॉन ऑक्यूरेंस की कंडीशन को होल्ड करते हुए दूसरे इवेंट के ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस की कंडीशन होल्ड करते हुए दोनों के बीच में डज नॉट अफेक्ट हो, यानी एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक इवेंट कभी भी हो जाए दूसरा इवेंट कभी भी हो रहा है तो दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट यूज करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे गाइस, इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके गाइस। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि बी हो गया तो हो जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर ए की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। यह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिखा हुआ है,
यानी ए हो चुका तो ए के होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बी को, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये समझाना चाहता है हमें इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके गाइज, तो आज के बाद एक नोट ध्यान रखेंगे गाइज कि जब भी हम इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करेंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट हमें ये समझाता है कि एक के होने पर दूसरे पर क्या रहता है, डज नॉट अफेक्ट का रूल रहता है, तो उस कंडीशन में हमेशा ही लिखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी होगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी होगी। रीज़न समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों के अकर होने की पूछी है ना, तो दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है। जबकि हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या पूछी, दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हम वहाँ पे भी निकालते थे, पर वहाँ कैसे निकालते थे, वहाँ ऐसे निकालते थे गाइज कि या तो ए हो गया, ए के होने पर बी की प्रोबेबिलिटी गेट करते हैं, ओके, या ऐसा था कि बी हो गया है, ठीक है गाइज, तो बी के होने पर गाइज ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कह रहा है कि जहां पर डज नॉट अफेक्ट का रूल आ जाए, किसका रूल आ जाए, डज नॉट अफेक्ट का रूल आ जाए, कि तुम्हें लग रहा है कि एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में डज नॉट अफेक्ट का रूल चल रहा है, यानी एक दूसरे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पहले कोई भी हो जाए, दूसरा कोई भी हो जाए इवेंट, तो दोनों के होने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा गाइज, तो वहां आप लोग यूज वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट गाइज। आई होप अब आपको क्लियर होगी हुई कहानी। ओके गाइज, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हम इस पे भी होल्ड कर सकते हैं गाइज। ओके, पर वहाँ हमें देखना पड़ेगा गाइज कि क्वेश्चंस में डज नॉट अफेक्ट का रूल है या नहीं आ रहा है गाइज। बाकी हम करते ही इसी तरह से रूल्स को वहाँ पे भी फॉलो। ओके गाइज, तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या है मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंट वाले केसेस में। हम लोग लेके कुछ रूल्स को, उसने कहा दो इवेंट है ए और बी, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है गाइज। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि ए इंडिपेंडेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी आ जाए, तो ध्यान रखना ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट भी आल्सो कैसा होगा गाइज, इंडिपेंडेंट होगा। यदि दूसरा इवेंट ऐसा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी आ जाए, मैंने ऊपर पहले ही बोल दिया कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ध्यान रखेंगे उस कंडीशन में ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इज आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट भी इज आल्सो आपके पास क्या रिटर्न वाले गाइस, इंडिपेंडेंट इवेंट। या दोनों पे क्या आ जाए गाइस, कॉम्प्लीमेंट, तब भी ये क्या बोले जाएंगे गाइस, इंडिपेंडेंट इवेंट। आई होप अब आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी गाइस। ओके, अब हम लोग ये चेक करने वाले हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से कि गिवन क्वेश्चंस क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या। इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए मैंने आपको गाइस एक बात बताई कि दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ओके गाइस, तो ये था हमारा रूल इंडिपेंडेंट इवेंट का। लेट्स सी, चेक करते हैं गाइस, ध्यान समझेंगे। उसने कहा कि एन अनबायस्ड डाई है, अनबायस्ड डाई का मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 आते हैं गाइस, ठीक है ना। डाई इज थ्रोन ट्वाइस, कितनी बार थ्रोन किया गया, ट्वाइस बार गाइस। तो फिर से वही पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे गाइस, आप लोग बताइए। जो आपके पास सैंपल स्पेस हो सकता है गाइस वो क्या हो सकता है, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6 गाइस। ओके ओके गाइज, तो ये आपके पास आ गया गाइज सैंपल स्पेस। अब उसने क्या कहा आगे, लेट द इवेंट ए बी ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। उसने कहा जो ए इवेंट है उसने कहा कि ओड नंबर गेट हो रहे फर्स्ट थ्रो पर। फर्स्ट थ्रो पर क्या चाहिए आपको गाइज, ओड नंबर चाहिए गाइज, ठीक है गाइज। तो ध्यान रखेंगे जो ए इवेंट दिया उसने आपको जो गेट करना है वो ओड नंबर गेट करना है गाइज ऑन द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो पर आपको गाइस क्या चाहिए, ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर देखो फर्स्ट थ्रो पे ये हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है एंड ये वाला केस हो सकता है, सॉरी ओड नंबर वाला, ठीक है। 1 वाला केस हो सकता है, 3 वाला केस हो सकता है, 5 वाला केस। तो टोटल केस कितने होंगे इसके, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालू गाइस, 18 फेवरेबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36, कितना गेट हो गया 1/2। बी वाला इवेंट क्या कहा गाइस उसने मुझे, बी वाले गाइस में कह रहा है गाइस बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। अब मुझसे उसने क्या मांगा कि जो सेकंड थ्रो पर क्या आ रहे होंगे, ऑड नंबर आ रहे होंगे। ओके गाइस, जब मैं सेकंड थ्रो पे बात करूं तो तब मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर कहाँ मिलेंगे गाइस, ये रे
1,3, 1,1, ओके गाइस। तो इस तरह से 1,5 सेकेंड थ्रो पर ओड चाहिए, 1,1, 1,3, 1,5। इस तरीके से एक लाइन में 3 है, टोटल लाइन हो गई 6, तो टोटल कितने हो गए गाइस 18। तो इस बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गेट हो गाइस 18/36 इज इक्वल टू 1/2। देख लीजिए गाइस, देखिए 2,1, 2,3 एंड 2,5 ओड नंबर चाहिए आपको, 3,1, 3,3 एंड 3,5 गाइस। उसके बाद 4,1, 4,3, 4,5 गाइस। उसके बाद 5,1, 5,3, 5,5 गाइस। उसके बाद गाइस 6,1, 6,3 एंड 6,5 गाइस। तो ये है गाइस आपके पास, ओके। तो टोटल आपको समझ में आ गई कहानी क्या है गाइस। अब उसने क्या कहा मुझे, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। मुझे चेक करने बताना है क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंस है क्या। इंडिपेंडेंस होने का मतलब क्या है कि इसके इवेंट के होने पर इस पे कोई फर्क ना पड़े, इसके होने पर इस पे कोई फर्क ना पड़े, डज नॉट अफेक्ट, ओके गाइस, डज नॉट अफेक्ट होना चाहिए। यानी ये हो गया, इस पर कोई फर्क ना पड़े, ये हो रहा है, इस पर कोई फर्क ना पड़ रहा, ओके गाइस। तो अब क्या करने वाला हूँ, इसका इंटरसेक्शन निकाल दूंगा पहले, ए इंटरसेक्शन बी गाइस। मुझे बताओ गाइस ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आएंगे। आई होप आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी आने वाला है कि फर्स्ट थ्रो पर तो क्या चाहिए था गाइस आपको, ऑड नंबर। तो फर्स्ट थ्रो पर गाइस आपको पता लग रहा था कि ऑड नंबर पहली वाली रो में था, इस वाली रो में है, इस वाली रो में है और इस वाली रो में है। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। और सेकंड थ्रो पर ऑड नंबर, तो इनमें से कॉमन देख लो, यही तो होंगे भाई, 1,3, 1,5, 1,1। आई होप 3 इसमें से होंगे, आई होप 3 इसमें से होंगे एंड 3 इसमें से होंगे। तो टोटल कितना होगा गाइस 9, 9 अपॉन कितना गाइस, यदि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 9 अपॉन कितना गाइस 36, कितना गेट हो गया गाइस 1/4, ओके गाइस। इंडिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए गाइस मुझे कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी गाइस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी 1/2, कितना आ गया 1/4। आई होप हमने इन दोनों के कॉमन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रखी है, कितनी आ रही गाइस 1/4। तो यानी इसने क्या किया गाइस, इस रोल को पूरा का पूरा होल्ड कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये रूल्स किसको फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट को। आई होप गाइज आपको इसकी प्रोबेबिलिटी गेट करना क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कैसे बताया कि गिवन 2 इंडिपेंडेंट्स के बिटवीन जो लिंक है वो इंडिपेंडेंट इवेंट का है, ओके गाइज। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको हमने किस तरह से पैटर्न किया कि उसने पहले इवेंट में ये कहा था कि फर्स्ट थ्रो पर क्या आना चाहिए गाइज आपके पास ऑड नंबर। तो आपके पास केस थे फर्स्ट थ्रो पर 1, 3 एंड 5 एंड उसने सेकंड जो इवेंट मांगा था वो मांगा था उसने कि सेकंड थ्रो पर ओड होने चाहिए, सेकंड थ्रो पर यानी 1, 3, 5 इसी टाइप से 1, 3, 5 इस टाइप से 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ओके गाइस। उसके बाद आपने क्या किया कॉमन, तो इस पूरे में से पहले वाले इवेंट में से दूसरे वाले इवेंट में पहले कॉमन देख लो कितने बैठ रहे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने फिर सबकी क्या गेट कर ली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गेट करने के बाद इंडिपेंडेंट का तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। क्या रूल्स होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब दोनों के डज नॉट अफेक्ट हो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो हमने ये चेक किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि गिवन इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके गाइज, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। गाइज देखिए गाइज क्या लिखा है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? Guys, स्टार्टिंग में उसने 2 बॉल निकाली थी और लास्ट में उसने उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि बताओ कि जो मैं दोनों की 2 बॉल निकाल रहा हूँ वे दोनों बॉल्स कैसी होनी चाहिए गाइज, वे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी, समझते हैं गाइस। देखिए 2 इवेंट दिए उसने, एक ए और एक बी। ए इवेंट में उसने कहा कि जो मैं फर्स्ट बॉल ड्रॉन कर रहा हूँ, ड्रॉन
जो फर्स्ट बॉल है गाइज वो कौन सी है, इज फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, एंड जो मेरे पास जो बी इवेंट है उसमें मैं ड्रॉन कर रहा हूँ अ सेकेंड बॉल इज ब्लैक, यानी आपके पास गाइज फर्स्ट बॉल भी ब्लैक है एंड सेकेंड बॉल भी गाइज ब्लैक है। पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे गाइज, दोनों के अकर होने की उसने प्रोबेबिलिटी पूछ ली गाइज, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इंटरसेक्शन तो माइंड में क्लिक करेगा, पर उसने कहा कि जब मैं दो बॉल ड्रॉन कर रहा हूँ, एक के बाद एक ड्रॉन हो रही है, एक बैग जो कंटेन कर रहा है, ये बैग है गाइज, ठीक है ना, ये बैग कंटेन कर रहा है गाइज 5, तो आपके पास वाइट बॉल और 10 गाइज ब्लैक बॉल, ओके। तो टोटल बॉल कितनी होगी गाइज इस बैग में 15, तो यानी ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए गाइज 15, ओके। तो गाइज एक बात बताओ, दोनों के अकड़ होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी। सबसे पहले मैं पहली बॉल जो निकालने वाला हूँ ब्लैक, क्योंकि एक के बाद एक दो बॉल निकाली जा रही है, वो दोनों के दोनों मुझसे पूछी गई है ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी के लिए, ओके गाइज। तो पहली बॉल जब मैं ब्लैक निकालूँ तो ब्लैक बॉल कितनी मेरे पास टोटल ब्लैक बॉल है गाइज मेरे पास 10, ओके। टोटल बॉल कितनी है 10 है ब्लैक बॉल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 15, तो एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/15। दूसरी बॉल निकालने गया, पर एक बॉल निकालने के बाद रिप्लेस नहीं करनी है, तो इसका मतलब क्या, एक बॉल कम होगी ब्लैक में से भी और टोटल में से भी, तो इसका मतलब कितनी रहेगी ब्लैक बॉल 9 होगी टोटल ब्लैक बॉल, और ऑल पॉसिबल आउटकम भी कितने रहेगा 14 मल्टीप्लाई, ओके गाइज। तो आई होप अब आपको क्लियर होगी कंडीशंस कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट किया, ओके गाइज, क्योंकि दोनों के अकड़ होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली उसने गाइज, ठीक है ना। कि भाई पहली बॉल जब निकली है तो दूसरे पे फर्क पड़ेगा ना, तभी तो कम हुई है वो चीज़, आगे बस में। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन था गाइज। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी हुई गाइज कि हमने क्वेश्चन को कैसे डील किया गाइज, ओके गाइज। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज, ओके गाइज। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ गाइज, जिसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइज उसका आंसर, ओके गाइज। लेट्स सी समझते हैं गाइज। उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, उसने कहा कि आपके पास दो टाइप की प्रॉब्लम है जो कि स्पेसिफिक है, उनके प्रोबेबिलिटी मुझे उसने डिफाइन की है गाइज। दो टाइप की प्रॉब्लम की जो प्रोबेबिलिटी उसने जो स्पेसिफिक डिफाइन की है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 सॉल्व होने की उसके, एंड बी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन होने की जो प्रोबेबिलिटी गाइज वो दी इसने गाइज मुझे 1/3, ओके। कह रहे कि इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप इन दोनों प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने की इंडिपेंडेंटली, तो क्या देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइज कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम क्या हो जाए गाइज सॉल्व हो रही हो, ओके गाइज। गाइज मैं क्या करने वाला हूँ समझो, मुझे ए के गेट होने की प्रोबेबिलिटी होता है 1/2, स्पेसिफिक प्रॉब्लम में, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ए की प्रॉब्लम को सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, बी के सॉल्व होने की मुझे प्रोबेबिलिटी पता है। मैंने क्या गेट कर लिया गाइज, नॉट सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाल दो, क्योंकि आपको पता है हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग का सम 1 के इक्वल होता है, तो मुझे वहाँ से नॉट हैपनिंग की निकालनी, तो 1 में से माइनस निकाल दीजिए, कितना आ गया 1/2। इसी तरह से बी के भी निकाल दीजिए, 1 - 1/3 गाइज कितना आ गया 2/3 गाइज, ओके। तो पहला पॉइंट क्या पूछा गाइज उसने आपसे, जो उसने फर्स्ट पॉइंट पूछा है गाइज, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। गाइज यदि प्रॉब्लम क्या हो जाए सॉल्व होगी हो, गाइज यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अब मुझे एक बात, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से कम क्या हुई होगी, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, कम से कम, यानी दोनों भी क्या होगी गाइज सॉल्व हो होगी, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके गाइज। यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइज, यानी कम से कम उनमें से क्या होगी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। और तुम्हें पता है एटलीस्ट जब भी कम से कम एक आ जाता है तो आपको पता है कि एटलीस्ट कम से कम एक प्रॉब्लम, यानी दोनों प्रॉब्लम भी क्या हो गई होंगी सॉल्व, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओके गाइज। कम से कम एक, याद करो जब भी एटलीस्ट वर्ड आता है तो हम लोग यूनियन लगाया करते थे, 11th क्लास में आपने पढ़ा भी था, और बाकी वैसे भी समझ में आ रहा है कम से कम एक, यानी दोनों भी सॉल्व, यानी यूनियन है गाइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है कि यूनियन मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि कम से कम एक, ज़्यादा दोनों भी सॉल्व
हो सकती है प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन तो थी। और जब भी एटलीस्ट आता है गाइस हमेशा यूनियन यूज होते हैं। ओके गाइस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नेट प्रोबेबिलिटी बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दोनों का इंटरसेक्शन इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि दोनों प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस 5/6 माइनस 1/6 4/6, 2 2 4, 2 3 6, सॉल्व आउट करके आ गया 2/3 गाइस। आई होप अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी गाइस कि जो फर्स्ट पॉइंट था वो प्रॉब्लम इस सॉल्व के लिए पूछ रहा था गाइस। ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी गाइस। सेकेंड पॉइंट क्या है गाइस, इसका सेकेंड पॉइंट समझते हैं। उसने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व, यानी गाइस ने कहा केवल एग्जैक्टली केवल एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, वो ए भी सॉल्व हो सकती है, वो बी भी सॉल्व हो सकती है गाइस। ओके गाइस, समझना, इट मीन्स समझो बात को। उसने कहा एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक ही प्रॉब्लम क्या हो रही है, इज सॉल्व। जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है गाइस, इज सॉल्व हो रही है। ठीक है ना, तो गाइस समझो बात को, एग्जैक्टली वन यानी एग्जैक्टली केवल एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इट मीन्स क्लियर बात गाइस, यदि ए सॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, बी सॉल्व हो गया। ठीक है, यदि गाइस ए सॉल्व हो गया तो इसका मतलब क्या है, बी सॉल्व नहीं हुआ। ओके गाइस, ये सब आपने रिलेशन सेट्स थ्योरी के चैप्टर में किया था गाइस। ओके गाइस, जो 11वीं क्लास में आप चैप्टर पढ़ते थे। तो गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट, तो डायरेक्ट में ये भी लिख सकता हूँ भाई ए इवेंट की, भाई ए से ए की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसका मतलब किसकी सॉल्व हुई होंगी, बी की सॉल्व हुई होंगी। या ऐसा हुआ होगा कि ए की सॉल्व हो गई होगी तो बी की सॉल्व नहीं होगी गाइस। बस अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए बस। ए के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी है, 1/2, बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, बी के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। कैलकुलेट, डू योर सेल्फ गाइस। तो आई होप गाइज अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी गाइज कि हमने इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स थी ए और बी उनके सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हमने गेट की। गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला था, मैंने कहा था ना आपको वीडियो में कि आपसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा इस क्वेश्चन में लास्ट में। वो क्वेश्चन में ये है गाइज, इसने मुझे ए और बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है स्पेसिफिक, ठीक है ना, और जबकि मुझे उसी प्रॉब्लम के सॉल्व होने की फिर से प्रोबेबिलिटी पूछ ली। देखो गाइस क्वेश्चन वही है, उसने मुझे ए और बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। उन्होंने कहा कि उन दोनों दो प्रॉब्लम इज सॉल्व, जब प्रॉब्लम क्या हो जाए सॉल्व, तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बता। जब मुझे प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पूछ भी उसी की रहा है प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, तो कुछ ना कुछ तो इसने मांगा है, यानी क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ तो मिसिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन तो हमारा बहुत तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई क्वेश्चन तो बेसिकली समझ में आ गया होगा, बट हाँ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा, आइयो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। बट गाइज मैं आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि जब मुझे उसने सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी तो हमसे क्वेश्चन में उसने क्यों रिक्वायर रख दी कि प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व होने की बता। आ रही बात समझ गाइज? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे गाइज। ये गाइज तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेके आऊँगा गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।